ठीक है, हम लोग शायद लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे, उसके कारण पोटेंशियल याद है? उसमें किसी को कोई दिक्कत है? सर बोलो। एक डाउट था हाँ बोलो। सर, वो ये जब कोई भी पार्टिकल r कॉमा थीटा पे जब होगा ना, तब उसका तो आप बोले थे ये p साइन थीटा वाला कंपोनेंट जीरो आ जाएगा, वो कैसे जीरो आएगा, उसमें डाउट। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे यही था सवाल कि माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और मान लेते हैं कि सेंट्रल पॉइंट से आर दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ये एंगल थीटा दे रखा है। अगर हम डाइपोल का बात कर रहे हैं तो डाइपोल जो होगा इधर की तरफ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है, इसको हम बोल दे रहे हैं ये पी है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा इसके अलोंग और दूसरा इससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये होगा p cos थीटा और ये होगा p sin थीटा, ये है, ठीक है। तो हम लोग जो देखे थे कि अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसके कारण अगर इक्वेटोरियल पोजीशन किसी भी पॉइंट p पे पोटेंशियल हम लिखते हैं तो कितना आया था, जीरो। ये बात की याद है कि अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी ये r दूरी ले रहे थे, ये a है और ये भी a है, तो इस पॉइंट p पे यानी इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल आया था वो जीरो हो। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये p साइन थीटा के लिए यानी कि इस वाले डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट p है कैसा हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, ठीक है। यानी कि इसके लिए हम बोल सकते हैं कि p इज इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इसके कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ आया? और अगर p cos थीटा का बात करें तो इसके लिए जो p है वो एक्सियल पोजीशन पे है, और एक्सियल पोजीशन के लिए हम लोग भी फाइंड किए थे तो कितना आया था, p cos थीटा बाय r। तो kp बाई आर स्क्वायर आया था, तो यहाँ p की जगह पे क्या ले लेंगे, p cos थीटा, तो kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, यही आ गया था। ये बात क्लियर है? अब भी डाउट है या क्लियर हो गया? सर हो गया। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा से अलग फॉर्म में करना चाहते हैं, इन सबको मिटा ही देते हैं, ये सब तो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लिखे थे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो हम लोग भी एट पॉइंट P लिखे थे, जो आया था हमारा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आया था। अब यहाँ पे अगर हम P और cos थीटा दिख रहा है, और ये वाला जो वेक्टर है अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो ये वाला जो वेक्टर होगा इसको हम लोग आर वेक्टर लिख सकते हैं क्या? अगर इसको हम ओरिजिन बोल दे तो लिख सकते हैं, और अगर इसको हम आर वेक्टर बोल दे रहे हैं तो ये जो हमारा है ये पी वेक्टर है और ये हमारा आर वेक्टर है। तो अगर ध्यान से देखो तो पी कॉस थीटा है, ठीक है, अगर इसमें हम आर से मल्टीपल कर दें यानी कि डिस्टेंस से, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी डॉट आर, लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में यूज किए हैं तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी अगर लिखेंगे तो आएगा ए बी कॉस थीटा, तो वैसे ही पी डॉट आर जो लिख रहे हैं वो पी कॉस थीटा इंटू आर या पी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा और कुछ नहीं बल्कि के पी डॉट आर बाई, ऊपर हम आर से मल्टीपल कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा या था पहले से,
अब उसमें हम एक और r से मल्टीपल किए थे यहाँ पे क्यूब। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो स्केलर ही होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, हमारा जो डाइपोल है वो यहाँ पे ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, ये p डाइपोल। ठीक है, p वेक्टर है, यहाँ पॉइंट A है और इधर पॉइंट कहीं B, क्योंकि ये डिस्टेंस भी r ही है और इस डिस्टेंस को भी बोल रहे हैं ये r ही। हमको फाइंड करना है, फाइंड VB माइनस VA इस केस में क्या हो। फाइंड करो। AP/r²। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो A पॉइंट क्या है इसके लिए, एक्सियल। एक्सियल एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है? A पॉइंट ऐसा है तो इससे परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन ना हाँ होता सर है? की। इक्वेटोरियल है तो VA क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और VB जो है एक्सियल है तो उसके लिए लिख लेंगे KP/r²। VB माइनस ये पूछ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा दे रखा है, यहाँ पे जो है -2 कूलम का चार्ज, Q का चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस Q है, वैसे ही यहाँ पे भी एक प्लस Q है। ठीक है, ये दूरी भी A दे रखा है, ये दूरी भी A दे रखा है। यहाँ पे एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3, 4,3, यहाँ चार्ज Q0 है, और इधर कहीं पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3, -4। इतना क्लियर है? तब पूछा है पहला, फाइंड VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पूछा है। ठीक है, और बोल ये दे रखा है कि A इज नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी कि A जो है वो नेग्लिजिबल है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि डाइपोल वेरी स्मॉल। फाइंड करो, पहला फाइंड करो फिर सेकेंड। यहाँ पे क्या सबको दो दो डाइपोल्स दिख रहे हैं? यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, तो यहाँ से एक माइनस Q ले लेंगे तो यहाँ से एक डाइपोल मिल जाएगा हमको, और एक डाइपोल इधर मिल जाएगा। माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये हमारे पास दो डाइपोल्स दिए हैं।
हम P1 को क्या लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू ए और डायरेक्शन आई कैप। वैसे ही P2 को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ए और डायरेक्शन हो जाएगा जे। यहाँ दो दो है तो हमको वेक्टर फॉर्मूला ज्यादा आसान होगा यूज करना। ठीक है, तो यहाँ से हम P अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों का नेट होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं P1 प्लस P2, यही आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ए कॉमन ले ले रहे हैं, I प्लस जे वेक्टर। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, अब अगर हमको वी ए फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, के पी वेक्टर डॉट आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई जो आर ए होगा उसका क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, के पी वेक्टर कितना है, तो ये क्यू ए को बाहर ले ले रहे हैं, आई प्लस जे डॉट आर ए वेक्टर। आर ए वेक्टर कितना है वो बताओ, आर ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 i कैप प्लस 3 j कैप। अगर ये आर ए वेक्टर हो गया तो आर ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 i कैप प्लस 3 j कैप डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। यहाँ से भी ये हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, आई का आई से करते हैं और जे का जे से, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 का क्यूब 125, यानी कि 7 बाई 125 के इंटू क्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है भी। इतना आ रहा है सबका, ये जो चीज लिखा हुआ है इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोई भी पॉइंट x कॉमा वाई है तो हम ओरिजिन से लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, वही चीज हम लिखे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ से हमारा भी आ गया, तो अगर हमको भी ए माइनस भी पूछा गया था तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ध्यान से देख रहे हैं तो के क्यू ए बाई 125 जो है कॉमन है, 7 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 8 क्यू ए बाई 125। क्लियर है, इतना में किसी को दिक्कत। अभी ये आ गया, तो सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड, ठीक है, ये फाइंड वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी स्लोली। स्लोली लाने का मतलब, स्लोली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज 0 लिया गया है।
तो क्यू नॉट को हमको ए से बी ले जाना है, तो हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर जो होता है यानी डेल्टा डब्ल्यू हम लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी, और हम लोग को यहाँ पे देना है तो क्यू नॉट है और डेल्टा भी बोल रहा है ए से बी यानी कि वी बी माइनस वी, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये कितना आ जाएगा क्यू नॉट वी ए माइनस वी भी हमको पता है, ये वाला चीज क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस 8 के क्यू ए अपॉन 125। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत है तो बोलो। ठीक है फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in uniform electric field। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कैसा होगा, उन्हीं चीज के बारे में यहाँ पे हमको जानना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोले या फिर वर्क डन बोले दोनों चीज सेम ही आएगा। ठीक है, साइन का अंतर पड़ेगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कंजर्वेटिव मान रहे हैं तो कंजर्वेटिव में कोई भी चार्ज को अगर हम मूव करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण नेगेटिव आता है और एक्सटर्नल के कारण पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है किसी भी एक डाइपोल का जो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। ठीक है, तो एक चीज तो है कि जब पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं तो वर्क कहीं ना कहीं हमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वर्क से ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इधर की तरफ माने इसका डायरेक्शन, यहाँ पे कोई एक डाइपोल रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये हमारा डाइपोल हो गया, ये डिस्टेंस 2l हो या फिर d लो, इसको हम मान लेते हैं 2a ही, फिलहाल इस पोजीशन में रखा हुआ है। तो हम यहाँ जान रहे हैं कि ये जो p वेक्टर है और कुछ नहीं q इंटू 2a होगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ, फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही दे रखा है। क्लियर है, और एक चीज हम लोग पहले जो चर्चा कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में वो ये कि इस पोजीशन में इस पे जो नेट फोर्स होगा इधर की तरफ क्यूवी, इधर की तरफ माइनस क्यूवी, और नेट फोर्स जो आता था वो हमारा 0 आता था। इस पोजीशन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तब भी नेट फोर्स 0 होता था लेकिन उस पर कुछ न कुछ टॉर्क लगने लगता था। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पोजीशन से इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे थे, इस पोजीशन से इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसा अगर हम इसके डिस्प्लेस कर दिए, एंगल थीटा मूव कर दिए, ठीक है, ये डाइपोल अब ऐसा अगर हो जा रहा है तो इस पे एक टॉर्क लगने लगता था, और टॉर्क बराबर जो हम लोग का सॉल्व कर रहे थे क्या आया था, किसी को याद है? पी क्रॉस ई, ये आया था, या फिर हम लोग लिख सकते थे पी साइन थीटा, थीटा के टर्म में। तो सोचो कि अगर हम इसको यहाँ थीटा मूव करे हैं
तो ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन आना चाह रहा है, यानी कि अगर हम मूव किए हैं तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव किए होंगे, ठीक है। यानी कि हम इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं, लाए हैं, तो इस पे टॉर्क जो है ऐसा लगा होगा, पी क्रॉस साइन देखो तो ध्यान से इधर ही आ रहा है, क्योंकि इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर, और ये ऐसे ही रोटेट होना चाह रहा है। तो हम इसको उल्टा अगर ले गए हैं तो ये टॉर्क जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा होगा, और ये टॉर्क एक्सटर्नल के कारण लगा होगा। और हम अगर इसको मूव करा रहे हैं, यानी कि हम कुछ ना कुछ वर्क किए हों। और वर्क डन इन रोटेशन हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, टॉ डी थीटा, याद है? अगर वेक्टर में लिखे तो ऐसा लिखते थे वर्क डन रोटेशन में कि टॉर्क इनटू डी थीटा। डी थीटा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क फोर्स का टॉर्क जैसे फोर्स जो है रोटेशन के लिए यूज हो रहा है उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर टॉर्क और डी थीटा है तो टॉर्क डॉट डी थीटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इसी से हम लोग वर्क डन बाय रोटेशन लिखते थे। ट्रांसलेशन में एफ डॉट डी एस लिखते थे, और रोटेशन में ये चीज। तो यहाँ पे अगर हम डाइपोल को रखे हैं और कोई एंगल चेंज कर रहे हैं तो टॉर्क एक्ट कर रहा है, और हमको उसके अगेंस्ट कुछ ना काम करना पड़ रहा है, तो वही हमको वर्क फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। क्लियर है? तो अब हम ये समझ चुके हैं कि अगर हम किसी भी डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ रहा है, जो कि इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रख रहे हैं, स्लोली अगर मूव करना है तो। डिफिनेशन में हम लोग यही कहते हैं कि कभी भी ऐसे केसेस में हम लोग जो चेंज लाते हैं वो स्लोली लाते हैं, ताकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों के एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के कारण जीरो हो जाएगा, और एक दूसरे का वो निगेटिव है, इसलिए हम लोग स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। तो खैर हमारे पास ये चीज पता है कि वर्क डन बाय रोटेशन जो होता है टॉ दी टॉ। तब यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करने का कैसे करना है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक डाइपोल है, ठीक है। डायरेक्शन इधर है, डाइपोल का मैग्नीट्यूड पी ले रहे हैं। अब इस पॉइंट के क्रॉस मान लेते हैं कि यहाँ थीटा 1 से लेकर हम फाइनली इसको ऐसा कुछ थीटा 2 तक ले जा रहे हैं, यानी कि वर्क डन मूव डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 पोजीशन, ठीक है। जनरल ले रहे हैं थीटा 1 कि अगर हम किसी भी थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन में हम ले जाना चाह रहे हैं, पहले ऐसा था मान लेते हैं, या फिर अब इसको हम थीटा 1 तक ले गए हैं और उस चीज को फिर से इस थीटा 2 तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है। थीटा 1 से हम थीटा 2 पोजीशन तक मूव करना चाहते हैं, तो कितना वर्क होगा। तो सिंपली अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि अगर हम इसको इस लाइन से ऐसा था, ठीक है, यहाँ से थीटा से लेकर हम ऐसा डी थीटा मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पहले थीटा पोजीशन पे था, हम डी थीटा पोजीशन पे मूव किए, तो इस डी थीटा पोजीशन पे मूव किए तो टॉर्क जो लग रहा होगा इधर की तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और
हमको इधर की तरफ टॉर्क लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फील्ड के कारण, यानी अपना जो भी टॉर्क कैसे भी लगा रहे हैं वो हमारा इधर की तरफ। तो वर्क डन बाय टॉर्क एक्सटर्नल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टॉर्क एक्सटर्नल इनटू डी थीटा। अब यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है इसका और इसका दोनों सेम रखे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आता है P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ ले जाना है, तो थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, वर्क डन जो आ जाएगा एक्सटर्नल टॉर्क के कारण P साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो कोई, माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2। तो ये आ जाएगा हमारा P माइनस कॉस थीटा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। इसको लिख सकते हैं P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो आया हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो इतना हो। अब अगर ये वर्क हमारे पास आ गया है तो हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा यानी कि डेल्टा वी जो होगा और कुछ नहीं होता है बल्कि क्या, डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी का बात हो रहा है, तो डेल्टा यू जो होता है और कुछ नहीं बल्कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है या फिर डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है। और ये जो हमारा है एक्सटर्नल ही आया है, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा यू यहाँ से इसी के बराबर होगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बुक्स में इसको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा माइनस P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, क्योंकि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो इस तरीके से हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम थीटा 1 को यानी कि जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 ले लें और बोल दें कि थीटा 2 कोई भी जनरल पॉइंट थीटा है, यानी कि जो हमारा पोजीशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल इधर था पहले, अब इसको किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो डायरेक्ट किसी में देख लो, माइनस पीई cos थीटा 2 को हम थीटा लिए हैं तो cos थीटा माइनस cos 0 कितना होता है 1, ये आ जाएगा केस 2। और यही जो हमारा केस 2 है ये रेफरेंस क्या लेते हैं कि हम जो थीटा 1 इनिशियल पोजीशन लेते हैं। ठीक है, केस 2 में हम डिफाइन कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट इन सच केस ठीक है, ऐसे केसेस कहने का मतलब रोटेशन जब भी रहेगा तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि रोटेशन में क्या होता है कि एक पॉइंट के अबाउट में ऐसा रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से तो हम ला नहीं रहे, तो रेफरेंस पॉइंट क्या लें, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे जो हम लोग मानते हैं और कुछ नहीं बल्कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। और इस समय जो पोटेंशियल होता है यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जो पोटेंशियल मानते हैं वो हम लोग 0 मानते हैं। सिमिलर वैसा ही जैसा कि हम लोग इन्फिनिटी पे 0 माना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली हम 90 डिग्री से यानी कि थीटा 1 को हम मान लिए कि 90 डिग्री था और यहाँ से रोटेट करके थीटा 2 जो कि हम थीटा मान के चल रहे हैं और यहाँ तक रोटेट किए हैं। तो अब हमारा जो u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखेंगे माइनस p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यही था।
लिख सकते हैं माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस पी कॉस थीटा, और यहाँ इनिशियली 90 डिग्री है तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से हम लोग इसको भी 0 माने हैं, तो यू फाइनल यानी किसी भी थीटा पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा वो इतना है, माइनस पी कॉस। यहाँ ध्यान से देखें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या है वेक्टर्स, और हम जानते हैं कि ए डॉट बी लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा आता है। ठीक है, अगर इस बात को ध्यान दे तो हम u एट एनी पोजीशन किसी भी एंगल थीटा के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस पी डॉट। ठीक है, यानी कि हमारा अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो किसी भी थीटा पोजीशन पे जब रहेगा तो उसका पोटेंशियल दिलाएगा माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले लें, पहला ले ले रहे हैं, अगर थीटा 0 डिग्री रहा, थीटा 0 डिग्री रहा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डाइपोल जो है इस डायरेक्शन। ठीक है, ये पी हो, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितना रहेगा, इसमें कॉस थीटा 0 0 में यानी कि 1 यानी कि माइनस पी इंटू। ठीक है, सेकेंड, अगर थीटा को 180 डिग्री मान ले तो 180 डिग्री मानने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो पोटेंशियल होगा वो इस डायरेक्शन में, तभी दोनों के बीच में एंगल क्या दिख रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ पोटेंशियल, बीच में एंगल 180। तो cos 180 डिग्री यूज करेंगे, cos 180 डिग्री कितना होता है माइनस, यू 180 डिग्री अगर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर थर्ड केस ले, थीटा इजकल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो पोटेंशियल डाइपोल जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90, इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, रेफरेंस से माने हैं कि 0 होगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो हमसे ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, किस पोजीशन पे मिनिमम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज या फिर साइन के साथ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो इन दोनों पोजीशंस के लिए मैक्सिमम होगा, यानी कि या तो पैरेलल रहे या फिर एंटी पैरेलल रहे, तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड वाइज और मिनिमम 90 डिग्री। लेकिन अगर साइन के साथ कहें, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो तो हम साइन कंसिडर करेंगे, और हम जानते हैं कि +5 और -5 है तो -5 क्या होता है, स्मॉल होता है, नेगेटिव वाला क्वांटिटी कम होता है, यानी कि मिनिमम कहाँ होगा 0 डिग्री पे। ठीक है, मिनिमम 0 डिग्री पे और मैक्सिमम 180 डिग्री पे। ठीक है, अगर हमसे बोले कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे ज्यादा कब होगा और सबसे कम कब, यानी किस पोजीशन में सबसे ज्यादा होगा और किस पोजीशन में सबसे कम होगा, तो 180 डिग्री के केस में सबसे ज्यादा होगा और 0 डिग्री के केस में सबसे कम होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन कहे कि मैग्नीट्यूड में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा और कब कम होगा, तो मैग्नीट्यूड से ध्यान से देखो तो इन दोनों का सेम है और इसका कम। लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हम साइन के साथ कंसीडर करेंगे, और सबसे ज्यादा 180 डिग्री पे और सबसे कम 0 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी अगर हम किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आएगा माइनस पी कॉस थीटा, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, और ये चीज पता है तो उल्टा भी जा सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो,
ये किसी एक पॉइंट के लिए माइनस पी डॉट टी, तो डिफरेंस लिखेंगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो पी कॉस थीटा टू माइनस पी कॉस थीटा, और वर्क डन लिखना हो तो इससे जस्ट जैसा आए थे वैसे ही हम उल्टा भी जा सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी समझने में किसी को दिक्कत, कि अगर किसी भी डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो माइनस पी डॉट ई आया है, इसमें किसी को दिक्कत? बोल लो। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और एक्स्ट्रा चीज थोड़ा सा है, पहले से हम लोग इसको पढ़े हैं फोर्स फाइंड करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत चीज पढ़े हैं फोर्सेस फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं एनर्जी कंसेप्ट। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल based in नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना है? नॉन इसलिए बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग हमेशा देखे थे कि जो फोर्स आएगा वो जीरो ही, भले ही टॉर्क रहेगा लेकिन नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसमें से कैसे फोर्सेस निकाल सकते हैं? पहले जो केसेस पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज यहाँ भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हम ये कर पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यू जो है वो कितना है? माइनस पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी है। हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी आर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमारे ये जो आता है ये जनरल रिलेशन आता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर आता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि एफ जो होगा और कुछ नहीं माइनस नेबुला इंटू यू होगा। नेबुला के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस किसी भी एक के लिए, किसी एक डायरेक्शन के लिए डी बाई डी एक्स ले ले रहे हैं यहाँ पे पी डॉट ई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आई कैप। अगर यही चीज हम पूरा लेते तो माइनस पार्शियल में ले ले रहे हैं डेल बाई डेल वाई पी डॉट टी जे कैप। ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड पी डॉट ई, ये लिखते थे तो ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि p को अगर हम कांस्टेंट मानेंगे तो इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू माइनस पी डी बाई डी एक्स। ठीक है, p सब जगह से कॉमन ही ले रहे हैं प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल ई बाई डेल जेड। ठीक है, हम लोग पहले ये वाला डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में हम लोग देखे थे, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फोर्स बराबर आता है P इंटू डी बाई डी एक्स। ये वाला चीज हम लोग यूज किए हैं। कहाँ से आ रहा है ये बात समझ में आया? वहां पे हम लोग दूसरे मेथड से इस चीज को डिराइव किए थे डिफरेंशिएबिलिटी को यूज करते हुए कि डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएबिलिटी कैसे यूज करते हैं, वहां से इस चीज को हम लोग लिखे थे और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके। ठीक है, उस समय पूछे थे डिफरेंशिएबिलिटी शायद नहीं हुआ था। ठीक है, अब शायद तुम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी ही चल रहा है तो बात समझ में आ गया होगा कि डी बाई डी एक्स कैसे हम लोग डिराइव किए थे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस हम लोग कर ही चुके हैं तो इसलिए हम इस पे अब क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, सिर्फ फॉर्म लिख। इस बात में किसी को दिक्कत? ये हम सब डायरेक्शन के लिए लिखे हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में हमको सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए आता है तो माइनस
एक t इंटू डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई जो भी यूज करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है इस डायरेक्शन में दे रखा है, और जो डाइपोल है ऐसा पोजीशन पे है, ये एंगल थीटा जो है 53 डिग्री है। इन दोनों मासेस भी m दे रखा है। ठीक है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, और यहाँ पे माइनस q चार्ज है, माइनस q, यहाँ पे ये प्लस q है। ये हमारा ओरिएंटेशन दे रखा है। रॉड जो है नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन हमारा बात समझ में आ गया, ये ओरिएंटेशन है। अब हमारा सवाल क्या है, तो पहला है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी when it passes a stable equilibrium। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो पास करेगा तब उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंड वर्क डन टू रोटेट बाय 180 डिग्री। ये 3 सवाल है हमारा कि अगर एक डाइपोल है जिसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हम एक एंगल 53 डिग्री पे रखे हुए हैं, इस पोजीशन से हम छोड़ रहे हैं, तो ये छोड़ेंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा या रोटेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है, या माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पे इधर की तरफ फोर्स क्यू लग रहा है, इस पे इधर की तरफ फोर्स माइनस क्यू लग रहा है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिखा दिए तो यहाँ साइन नया भी दे चलेगा, ये चीज लग रहा है। तो ये जो होगा ऐसा रोटेट होगा अगर हम इस पोजीशन से छोड़ेंगे तो। इस बात में किसी को दिक्कत कि इस पोजीशन से हम छोड़ेंगे तो ये रोटेट होगा या वहीं रुके। तो हम जानते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उस पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने की वजह से ये रोटेट होगा। ठीक है, अब रोटेट होगा तो वही पूछ रहा है कि जैसे ही हम छोड़े तो इस समय पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो। जल्दी फाइंड करो और बताओ। आया किसी का, या फिर कैसे करेंगे ये? 8 QE by 5 ml। कितना? 8 QE by 5 ml। बाई 5 ml। ए हाँ, नहीं इतना नहीं आ रहा है, ये गलत है। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, यानी कि हमको इनिशियल चीज देखना है, ये देखना है ना। तो हम पहला का अगर सॉल्यूशन करें
तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग का बात हो रहा है, तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग यानी कि टॉर्क इनिशियल, टॉर्क बराबर हम जानते हैं कि कितना होता है आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा टॉर्क बाई आई। आई यहाँ क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ टॉर्क क्या आएगा बोलो इनिशियली, तो इनिशियली हम मैग्नीट्यूड ही, डायरेक्शन का चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पी साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई। तो आई यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ ये इनर्शिया जो है वो कितना आएगा, ml square by 2। ml स्क्वायर बाई 2 12। नहीं, ऐसा है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट हो रहा है। तो यहाँ क्या है, एक मास ये है, एक मास ये है और एक मास ये है। तो जो हम लिखेंगे तो इस वाले के लिए लिखेंगे m l बाई 2 स्क्वायर, इसके लिए अगर लिखो तो m l बाई 2 का स्क्वायर, प्लस इस रॉड के लिए लिखेंगे तो रॉड के लिए सेंटर के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। बात समझ आया कि ये तीन चीज कहाँ से आया, ठीक है, ये किसके लिए है, रॉड के लिए, और ये दोनों चार्जेस के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, जल्दी से बताओ, 7 ml स्क्वायर बाय 12। ml स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा इजकल टू पी, पी कितना लिख सकते हैं, तो क्यू इंटू एल साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई 7 ml स्क्वायर बाई 12। साइन 53 का वैल्यू 4/5, हाँ तो 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि 48 क्यू एल एल से गया, तो 48 क्यू, अच्छा ई है यहाँ पे, क्यू ई बाई 35 एम, ए के लिया तो ए के बचे। क्लियर है, बात समझ में आया, किसी को दिक्कत तो पूछ लो कि अल्फा निकालने में दिक्कत आया क्या, क्योंकि हम यहाँ से जानते हैं कि टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, तो अल्फा इजकल टू टॉर्क बाई आई होगा। तो टॉर्क इनिशियली पी साइन थीटा होगा क्योंकि वहां एंगल इतना बना रहा है, ठीक है। और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड ऐसे करते हैं, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिए और इन दोनों को यूज किए, तो अल्फा हमारा कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट पासेस स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, किस पोजीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वहां एंगल कितना हो जाता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, 0 डिग्री। 0 डिग्री, यानी कि जो डाइपोल है ऐसा हो जाएगा तब, ठीक है। तो बताओ अब कैसे करेंगे सेकंड, वही एनर्जी कंजर्वेशन, यानी हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिंस जस्ट रिलीज हो रहा है, तो इनिशियली उसके पास कुछ ओमेगा या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या फिर जो भी वेलोसिटी हम बात करेंगे, कोई सा भी वेलोसिटी होगा क्या वहां,
यहाँ रोटेशन का है, इसलिए हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी वहां होगा क्या, जस्ट जब रिलीज किए होंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो पहले एंगल कितना बना रहा है, -53 डिग्री, ये कितना जाएगा, P माइनस साइन रख लेते हैं, E cos 53 डिग्री, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, इक्वल टू, जब फाइनली जब वो इस पोजीशन पे आ जा रहा है, यानी कि जब डाइपोल ऐसा पोजीशन पे आ जा रहा है, तो इस समय हम मान लेते हैं ये ओमेगा से रोटेट हो रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाइनल जब एंगल 0 डिग्री हो गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। आई हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं, तो यहाँ से हम लिख लेंगे -P cos 53 डिग्री 3/5, इस चीज को इधर लेते आ रहे हैं, तो प्लस P इक्वल टू हाफ आई निकाले 7 ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है ओमेगा, 2PE/5 इंटू 7 ml², ऊपर चला जाएगा 24, ये आ रहा है, नहीं कि ओमेगा आ जाएगा √24 48 P/35 ml², ठीक है। अब यहाँ P का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48 QE/1 कट जाएगा 35 ml। इतना में किसी को दिक्कत, थर्ड क्वेश्चन, वर्क डन टू रोटेट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट करने में कितना वर्क होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो डाइपोल है पहले इस पोजीशन पे है, 180 से रोटेट करना है, यानी कि कितना रोटेट कर देना है, फाइंड करो। यानी कि इनिशियल जो एंगल है θ1 वो 53 डिग्री है, और फाइनल θ2 जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 180 माइनस, और चूंकि इधर से है तो हम लोग निगेटिव में लेंगे, क्योंकि एंगल हम लोग इधर से कैलकुलेट करे थे, तो -180 माइनस 53 डिग्री, नेटिंग में 53, अच्छा 127, दोनों एंगल पता है, जल्दी से फाइंड करके बताओ। यहाँ पे ये एंगल ले सकते हैं माइनस में, या फिर ये टोटल, दोनों में से जो इच्छा हो ले सकते हैं। ये आ जाएगा -127 डिग्री, और ये यूज करते तो 180 प्लस 53 डिग्री फाइनल। तो वर्क डन बराबर क्या आता है, ई एक्सटर्नल के कारण जो फॉर्मूला निकाले थे, cos θ1 माइनस cos θ2, सॉल्व करो जल्दी। cos माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा ही होता है,
इसका वैल्यू अब हम नहीं बता रहे हैं, तो खुद से सॉल्व करो। आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ये कहानी था हमारा डाइपोल मोमेंट का। अगर डाइपोल है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस हो गए। अब है इस वाले में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। किसी को नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कंडक्टर की। यहाँ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल ऑब्जेक्ट्स। मेटल कहने का मतलब है कि कंडक्टर्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर दे रखा है, यहाँ एक दूसरा कंडक्टर दे रखा है, ठीक है, तो अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2, इसको अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो इनिशियल है, फाइनली अगर हम कनेक्ट कर दिए होंगे तो क्या होगा। हम लोग इसको चार्जिंग थ्रू कंडक्शन में पढ़े थे कि अगर दो कंडक्टर्स को, यानी कि इनिशियल पोजीशन है, इसको कनेक्ट कर दिए, फाइनल है। फाइनली जब हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं तब क्या होगा, चार्ज सेम रहेगा या फ्लो करेगा, क्या होगा। तो जैसे अगर हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे, तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल कुछ V1 होगा, इसका पोटेंशियल कुछ V2 होगा। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक से दूसरे की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं कि चार्ज जो है इधर से इधर फ्लो करा, और यहाँ पे आ गया Q1 फाइनल और यहाँ आ गया Q2 फाइनल। इस पे कुछ चार्जेस Q1 फाइनल और Q2 फाइनल आ गए। अब ये चार्ज फ्लो क्यों करेगा, तो जैसा एक एग्जांपल लो कि अगर पानी ऐसा अगर लेवल सरफेस पे रहता है तो जहां रखेंगे वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसको टेढ़ा कर दे तो ये पानी नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है। ठीक है, ये वाटर है, ऐसा फ्लो क्यों करता है, तो यहाँ हाइट डिफरेंस देखते हैं, बोलते हैं कि ये जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगेगा। यानी कि अगर हम छत पे पानी रखते हैं तो पानी हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा, ना कि ऊपर जाएगा। यानी कि अगर हमको मोटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, क्यों करते हैं, छत पे टंकी है, ऐसा कभी नहीं होगा कि टंकी खुद ब खुद भर जाएगा। टंकी भरने के लिए हमको उठा के ऊपर पानी ले जाना पड़ता है, या फिर मोटर से चढ़ा है या फिर खुद चढ़ा है बाल्टी से। लेकिन अगर हम नल चालू करते हैं तो मोटर की जरूरत नहीं है, पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि अपर सरफेस पे यानी कि छत पे जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, नीचे लो होगा, तो पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि V1 यानी कि जो इसका पोटेंशियल है इससे अगर ज्यादा है, V1 ग्रेटर देन V2 है, तो जैसे कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेगा, और वो तब तक करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑन कनेक्टिंग both conductors, charge starts flowing.
from higher potential to lower potential until potential of both conductors becomes same। यानी कि जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है तब तक पानी बहता रहे। पानी जैसे कि है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बहता रहता है। अगर सेम पोटेंशियल यानी दोनों एंड सेम हाइट पे रहे तो पानी नहीं बहता है। वैसे ही चार्ज भी है, तो अगर किसी एक कंडक्टर में है तो उसका अगर पोटेंशियल हाई है तो लोअर पोटेंशियल की तरफ बहेगा। हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नेगेटिव का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले से पढ़े होंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है हायर से लोअर की तरफ मूव करता है और निगेटिव चार्ज जो होता है वो लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। इसलिए हम हमेशा हायर से लोअर बोल रहे हैं, नहीं कि हाँ हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम दो कंडक्टर्स रखे हैं, एक पे चार्ज Q1 एक पे चार्ज Q2, दोनों को कनेक्ट किए तो चार्ज जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहेगा। जब तक बहेगा तब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो, सेम हो। यानी कि अगर हम फाइनली बोल रहे हैं पोटेंशियल ऑफ V1 फाइनल लिख रहे हैं इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल अगर लिखें, हम दोनों को स्फीयर है, स्फीयर ही माने हैं, कंपेयर के लिए स्फीयर ही लिए हैं। ठीक है, तो स्फीयर का पोटेंशियल हम लोग सरफेस पोटेंशियल फाइंड किए थे, तो क्या आया था K/Q/R। तो यहाँ लिख लेंगे K/Q1 फाइनल बाई R1 और यहाँ आ जाएगा K/Q2 फाइनल बाई R2। ठीक है, एक चीज और जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q/4πr², यानी चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा सिग्मा बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसके टर्म में लिखेंगे तो Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr², यहाँ लिख सकते हैं K इंटू सिग्मा 1 इंटू 4πr1 का स्क्वायर बाई R1 इक्वल टू K इंटू सिग्मा 2 इंटू 4πr2 स्क्वायर बाई। ठीक है, ध्यान से अगर यहाँ देखें तो R1 से एक कट जाएगा, यहाँ R2 से K और 4π कांस्टेंट है, तो यहाँ से सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा R इक्वल टू कांस्टेंट या फिर सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि किसी भी कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन of charge on any conductor is given by sigma inversely proportional to 1 by r। यानी कि जहां पे रेडियस कम होगा वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां चार्ज डेंसिटी कम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक आर्बिट्री शेप का ऐसा कुछ कंडक्टर, ठीक है, और हम इस पे चार्ज दे रखे हैं, Q चार्ज मान लेते हैं। तो इस पे कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज जो होगा वो सरफेस पे रहेगा, यानी कि सरफेस पे ऐसा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हम जान रहे हैं कि कर्व जो है रेगुलर नहीं है, यानी कि हर जगह पे इसका रेडियस जो होगा अलग होगा।
यहाँ पे अगर कर्वेचर हम देखें तो यहाँ रेडियस ये आएगा, यहाँ पे कर्वेचर देखे तो रेडियस ये रहेगा, यहाँ कर्वेचर देखे तो रेडियस कुछ और होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जब कोई भी कर्व होगा तो उसका किसी भी एक पॉइंट पे सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रेडियसेस आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम R1 माने, यहाँ R2 माने, यहाँ R3 माने, तो फिगर से देख सकते हैं R1 R2 R3 है। यानी कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3 हो। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे ये कॉर्नर होगा, यानी जितना ज्यादा जितना कम एज होगा, ऐसा अगर पॉइंट कॉर्नर रहा तो चार्ज सबसे ज्यादा यहीं पे रहेगा जहां पे रेडियस सबसे कम होगा। और वो क्यों? क्योंकि हम यहाँ डिराइव कर चुके हैं कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो होगा जहाँ पे रेडियस कम होगा वहां पे सबसे ज्यादा होगा, जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे सबसे कम होगा, ठीक है। तो यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर पे हम चार्ज देते हैं तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि चार्ज सबसे, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात करें तो जहां पे कॉर्नर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कॉर्नर टाइप का बनेगा, वहां पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, और जहां पे फ्लैट सरफेस टाइप का रहेगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे कम, ठीक है। अब इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर ऐसा है, ठीक है, एक स्फीयर कंसेंट्रिक स्फीयर, इसके अंदर में ये सेंटर है, इसका रेडियस a बोल रहे हैं, इसका रेडियस b बोल रहे हैं, इस पे चार्ज qa है, इस पे चार्ज qb है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड ये सरफेस a है, ये सरफेस b, फाइंड va माइनस vb, दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, दोनों हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है और Va माइनस Vb हमको फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। Va बराबर क्या होगा? Va जो होगा, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है QA और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है QB, दोनों की वजह से होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि QA की वजह से भी होगा और प्लस QB की वजह से भी होगा। तो ध्यान से देखें तो QA के लिए ये जो A है, सरफेस जो है, ये जो सरफेस हमारा है पहला कंसेंट्रिक, पहला स्फीयर का, ये जो है इस चार्ज के सरफेस पे ही है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं KQA बाई इसका रेडियस A प्लस ये कितना होगा। तो बड़े वाले स्फीयर के लिए जो छोटा वाला A सरफेस है ये इसके इनसाइड है, और हम लोग पहले से पढ़े हैं कि अगर हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर में जो पोटेंशियल होता है उसके सरफेस पे जितना होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हो। तो इसके सरफेस पे अगर लिखेंगे तो KQB/B लिखेंगे, और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे यही चीज आना है, ठीक है। यानी कि इसके सरफेस पे जितना होगा, बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर में किसी भी एक पॉइंट पे होगा। यानी कि ये जो सरफेस है ए वाले का, ये भी इसके अंदर है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल जो होगा इसके सरफेस पे जितना था उतना ही होगा। क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे कि किसी भी हॉलो स्फीयर के लिए जो बाहर में पोटेंशियल होता है KQ/R होता है, और अंदर में हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं KQB/, ये बात
किसी को दिक्कत है तो बोल लो, ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम वी बोलें तो वी अगर हमको फाइंड करना है तो ये फिर से के क्यू ए की वजह से होगा और के क्यू बी की वजह से, दोनों की वजह से होगा। अगर हम क्यू ए और क्यू बी दोनों की वजह से जानना चाहते हैं तो अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्यू ए है इस सरफेस पे, और हमको यहाँ इसके सरफेस पे फाइंड करना, तो ये जो है इसके बाहरी दूरी है इस स्फीयर के, ये बाहर है तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू ए बाई जो ये वाला डिस्टेंस होगा तो बी है तो बी, प्लस क्यूबी के कारण इसी के सरफेस पे लिखना है तो इसके सरफेस पे लिखेंगे तो के क्यू बी बाई जो इसका रेडियस है वो लिखेंगे। अब हमको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, ध्यान से देखो इसको और इसमें सब्ट्रैक्शन करना है तो ये वाला जो चीज है दोनों में कॉमन है, ये इससे कट जाएगा, यानी के क्यू बी बाई स्मॉल बी जो है ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे और हमारा यहाँ पे के क्यू ए कॉमन हो जाएगा, 1/a-1/b, ये चीज आ रहा है। इतना में किसी को दिक्कत कैलकुलेशन में तो एक बार पूछ लो, अगर नहीं है तो आगे इसी पे एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये चीज निकाल क्यों रहे हैं। किसी को भी दिक्कत? बोलो। नहीं तो यहाँ ध्यान से अब देखते हैं, ये जो सरफेस है हमारा ए है, ये सरफेस बी, ये वाला सरफेस बी है, ये सरफेस ए है, और ये चीज अब यहाँ इससे देखो ध्यान से कि ए जो है वो स्मॉल देन बी है, ठीक है। अगर ए स्मॉलर देन बी है तो 1/a जो हो जाएगा ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया यानी कि 1/a माइनस 1/b जो होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, यानी हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर 1/a माइनस 1/b पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ के क्यू ए तो हम पॉजिटिव लिए हैं और ये भी पॉजिटिव, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, क्यू ए अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो, लेस देन 0 रहा अगर क्यू ए लेस देन 0, ठीक है। तो हम यहाँ फर्स्ट वाला केस ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। यानी कि हम जो बी सरफेस पे है, बी सरफेस पे कितना चार्ज दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा जो है चार्ज ऑन ए क्या है उस पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल हमेशा ए का क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0, यानी कि फॉर क्यू ए ग्रेटर देन 0 वी ए इज ग्रेटर देन वी बी ऑलवेज, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन सरफेस बी, सरफेस बी पे कितना चार्ज है उस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है तो ए पे कितना चार्ज है और कैसा है। तो अगर हम पॉजिटिव माने हैं तो ये हमेशा वी इज ग्रेटर देन वी बी आ रहा है। वैसे ही इफ क्यू ए इज लेस देन 0 तब क्या होगा, वी ए जो होगा लेस देन वी बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है ये बी पे कितना चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ए पे कैसा चार्ज है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा बताओ, तो इससे फायदा ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये ए है और ये जो सरफेस है ये बी है,
ये रेडियस ए था हमारा और ये रेडियस बी था। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू बी। अगर हम इसको इस पॉइंट से ऐसा कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिए कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं तो हमेशा VA जो है ग्रेटर देन क्या है, VB है। अगर VA ग्रेटर देन VB है यानी कि टोटल का टोटल चार्ज जो A पे है वो B पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन A ट्रांसफर्ड टू B, क्योंकि बी पे कितना चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो ए पे जितना भी चार्ज है सारा का सारा क्या होगा, बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम ये पॉजिटिव देखें तब क्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर वैसे ही अगर हम बोले कि VA इज लेस देन VB है जब QA लेस देन 0 है, अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो कि अगर VA लेस देन VB है तब ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करता है। चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर। इस केस में भी क्या टोटल चार्ज ऑन ए बी पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमको बड़े वाले सरफेस पे जितना ज्यादा चार्ज दे सकते हैं इस केस में हम दे सकते हैं, यानी कि ए का जितना भी चार्ज है वो बी पे ट्रांसफर हो सकता है और बी पे कितना चार्ज है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है इस ट्रांसफर में, क्योंकि हर केस में पोटेंशियल एट ए जो आ रहा है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी आ रहा है। इस बात में किसी को दिक्कत क्या, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? सर अगर सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल बराबर कैसे होगा दोनों के बाद में? तो वही चीज तो है यहाँ पे कि हर समय पोटेंशियल एट ए क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यानी कि जितना भी चार्ज है सब ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये कभी इक्वल हो ही नहीं रहा है। हम ए पे अगर कितना भी चार्ज देते रहेंगे, 1 यूनिट भी देंगे वो भी कहाँ चला जाएगा, बी पे। ये बात समझ में आ रहा है कि ए पे हम थोड़ा सा भी चार्ज देंगे वो भी बी पे चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल कभी भी इक्वल नहीं हो रहा है। सेम वैसे ही कि अगर हम छत पे पानी टंकी में पानी है और नीचे नल बह रहा है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि पानी टंकी में अगर 1 लीटर भी पानी रहा तो भी वो नल से गिर ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी दोनों का पोटेंशियल कभी इक्वल नहीं है, यानी कि थोड़ा सा भी पानी रहा तो गिर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ए पे थोड़ा भी चार्ज रहेगा तो बी पे चला जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? इसी प्रिंसिपल को हम लोग वेन डे ग्राफ जनरेटर में यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वेन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वेन डे ग्राफ जनरेटर में यूज होता है। ये जो वेन डे ग्राफ जनरेटर है ये बोर्ड के सिलेबस से हट गया है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है, बोर्ड के सिलेबस से हटता है, ठीक है। तो बोर्ड में उतना इसका चिंता नहीं करना। होता क्या है ये ऐसा ही एक स्मॉल स्फीयर है, इसके बाहर एक ऐसा बड़ा सा स्फीयर लगा होता है और इसमें एक कंडक्टिंग बेल्ट ऐसा लगा होता है, ठीक है। ये है कंडक्टिंग बेल्ट, ठीक है। इसी बेल्ट के थ्रू हम इस स्मॉलर चार्ज पे, स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज पास करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसा ये रोटेट होता है और ये चार्ज इससे जाके इस स्मॉलर चार्ज पे जाता है और यहाँ से एक कनेक्शन इसमें लगा होता है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है।
अगर ऐसा होगा तो हम इस स्मॉलर चार्ज यानी कि ए स्फीयर पे जितना भी चार्ज देंगे वो बी स्फीयर पे चला जाएगा। और ये इसलिए यूज होता है कि अगर हमको किसी स्फीयर पे बहुत सारा चार्ज देना है तो कैसे देंगे, तो उसके लिए हम लोग वेन डायग्राफ जनरेटर यूज करते हैं कि किसी भी स्फीयर पे यानी कि आउटर स्फीयर पे हमको बहुत सारा चार्ज देना है तो कैसे जनरेट करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक सेटअप होता है, इस स्मॉल वाले स्फीयर पे हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं नीचे से और इसको कनेक्ट कर देते हैं, सारा का सारा चार्ज किस पे चला जाएगा, बी पे। थोड़ा सा भी चार्ज रहेगा तो भी वो बी पे चला जाएगा, इसलिए वेन डायग्राफ जनरेटर यूज होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन ये सब चीज हमको नहीं आएगा, बस प्रिंसिपल हमको पता होना चाहिए और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज है वेन डायग्राफ जनरेटर, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। कितना टाइम हो गया? ठीक है, टाइम हो ही गया। तो इससे आगे इस पे और एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर चलेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा, उन सब चीजों की बात करेंगे। कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, उन सब चीजों पे चर्चा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्टली कंडक्टर्स के प्रॉपर्टीज पे ही बात करेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी, फिर सेल्फ एनर्जी, ये सब चीजें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज वाले में किसी को कोई दिक्कत बोलो। नहीं सर। ठीक है फिर, और